नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम हमारी जो किताब है, बुक है, उसके नोट्स की पीडीएफ से हम अध्ययन करेंगे सभी पोएम्स का, और इतनी आसानी से इस पोएम्स को समझेंगे कि आपका जो न्यू सिलेबस है उसके अनुसार आप आसानी से इसके प्रश्न कर पाएंगे। हम पोएम को 4 से 5 भाग में पढ़ने का अपना तरीका रहता है, उसी तरीके से हमें पढ़ना चाहिए। सबसे पहले उसका जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ना चाहिए, फिर उसके बाद उस पोएम को पढ़ना चाहिए। पोइम को जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उसको पढ़ें, उसका इंटरप्रिटेशन है, जो उसका वास्तविक अर्थ है उसको हमें समझना चाहिए। क्या उसका भावार्थ है अपनी भाषा में कहें तो वो हमें देखना चाहिए। फिर उसके बाद जो इसके अंदर फिगर्स ऑफ स्पीच वगैरह होते हैं, यूज हुए होते हैं, उनको हमें देखना चाहिए। फिर हम उसके जो हार्डेस्ट वोकेब वगैरह बोल सकते हैं या फिर जो उसका डीप मीनिंग है वो भी हमें समझना चाहिए। और फिर जो एक पॉइंट और रहता है हमारा, उसकी टोन क्या है, उसका स्ट्रक्चरल पार्ट आ जाता है, उसकी थीम क्या है, उसका जो पॉइंट है उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ये सब चीज़ हमें देखनी होती है। तो हम सभी पॉइंट को कवर करते हुए चलेंगे। और आज हम पोइम जो है उसका हिंदी अर्थ और उसका जो वास्तविक इंग्लिश में उसकी एक्सप्लेनेशन है वो देखेंगे आसान भाषा में बिल्कुल। और इस पोइम को आप समझने के बाद कोई भी प्रश्न है वो आसानी से कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारी पोइम है वो 1592 से 1595 या फिर 95 से 97 अलग अलग इसका मिलता है। तो ये तो मैंने जनरली इसके अंदर इंक्लूड किया, बाकी वास्तविक इसका टाइम 1592 से 1595 के बीच लगभग जो ऑथेंटिक साइट है उनके अंदर अपने को देखने को मिलता है। प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है पहला, कौन सा, कि भी पोइम जो है वो पब्लिश कब हुई। तो वो 1609 में पब्लिश होती है। शेक्सपियर की सोनेट थी, जिनको एक व्यक्ति है जिनका नाम है थॉमस थोरेप, नाम है उनका, थॉमस थोरेप नाम है। उन्होंने इस पोइम को पब्लिश किया था। ये जो पोइम है वो सभी की सभी भाग है, इनकी 154 सोनेट लिखी थी उनमें से। और ये जो मुख्य रूप से पोइम है वो फेयर यूथ को लिखी गई है। किसको लिखी गई है? फेयर यूथ, जिसको हम बिलोव्ड की संज्ञा भी दे सकते हैं। और उसकी क्या है, पोइम के जरिए उसकी ब्यूटी को ये प्रदर्शित करना चाहते हैं और उसकी ब्यूटी को अमर बनाना चाहते हैं, उसे नश्वर बनाना चाहते हैं। क्योंकि कविता जो है वो युगों युगों तक पढ़ी जाएगी और उस फेयर यूथ की जो ब्यूटी है वो भी युगों युगों तक सभी के सामने रहेगी। यही इसका मेन जो उद्देश्य है लिखने का, यही है। अब हम आगे देखते हैं। तो ये तो हमने पॉइंट कवर कर लिए। भी एक ही पॉइंट है जो याद रखने वाला है, 1609 पब्लिकेशन ईयर। अब हम ओरिजिनल जो हमारी पोइम है उसके ऊपर आ जाते हैं और स्टार्ट करते हैं। देखिए, टेक्निकल चीज़ों के कारण मैं थोड़ा इनमें अभ्यस्त थोड़ा कम हूँ। तो अपनी पहली क्लास है तो आप ध्यान से देखेंगे तो समझ जाएंगे कि भी किस तरीके से अपने को इस पोइम को पढ़ना चाहिए। मैं प्रत्येक लाइन का हिंदी अर्थ बताऊंगा, उसका वास्तविक अर्थ क्या है, वो कवि क्या कहना चाहता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सेल आई कंपेयर थी टू ए समर्स डे। सबसे पहले तो पोइट ने क्या किया, एक क्वेश्चन किया है कि अपने फेयर यूथ से, अपने बिलोड से, कि क्या मैं तुम्हारी तुलना एक समर्स डे यानी ग्रीष्म के दिन के साथ कर दूं। तो वास्तविकता में तो वो इसकी तुलना करना ही नहीं चाहता है, वो तो सिर्फ पूछ रहा है। और ये एक रिटोरिकल क्वेश्चन है, इसका रिटोरिकल क्वेश्चन बनता है। दूसरा, इसके अंदर क्या है, मेटाफर का भी यूज हुआ है, क्योंकि जो बिलोव्ड है उसको समर के डे के साथ तुलना करना चाहता है। तो दोनों की तुलना होगी, तो इसलिए मेटाफर है। पहली लाइन का हमारा अर्थ बन गया कि जो कवि है वो फेयर यूथ अपने बिलोव्ड से कहता है कि मैं क्या तुम्हारी तुलना जो समर डे है उससे साथ करूं। फिर आगे कहता है दाउ आर्ट मोर लवली एंड मोर टेम्परेट। अब वो क्या कहता है कि तुम तो है ना बहुत ज़्यादा लवली हो। आर्ट जो शब्द है उसको आर शब्द से पब्लिश किया जाता है और दाऊ को यहाँ पे यू कहा जाता है। सभी को पता ही होगा, इंग्लिश के अभ्यर्थी हैं आप। तो यहाँ पे यू आर मोर लवली एंड मोर टेम्परेट का मतलब है तुम बहुत अधिक सुंदर हो और तुम क्या है एक तरीके से संतुलित हो, स्थिर हो। ये शब्द अपने काम में ले सकते हैं। उसको बहुत ही अच्छा बताया गया है, यहाँ पर सुंदर बताया गया है, संतुलित बताया गया है सभी तरीके से। फिर आगे सूरज के बारे में वो कह रहा है, सूरज नहीं, सॉरी, समर्स डे के बारे में वो कह रहा है कि उस समय क्या होता है। रफ विंड्स डू शेक द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे। जो कठोर हवाएं होती है वो क्या कर देती है, मई के महीने में जो
बड्स होती है, छोटे छोटे कलियां जो खिलती है, उनको क्या कर देती है, झकझोर कर रख देती है, हिलाकर रख देती है। वो समर को क्या कर रहा है, अब थोड़ा नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, और लवर को क्या है, ऊपर दिखाने की कोशिश करेगा। एंड समर्स इलेज हैद ऑल टू सॉर्टेड इट। और साथ में क्या होता है यहाँ पर, लीज का मतलब एक तरीके से अपने ड्यूरेशन यानी समय से ले सकते हैं, किसी समय से। जो समर का समय है वो कम होता है, क्योंकि फॉरेन कंट्री में ठंड ज़्यादा पड़ती है और जो गर्मी है वो कम पड़ती है, तो उसका जो समय है वो उसने कम बता दिया। तो आपको ये जो 4 लाइन है वो समझ में आ गई होगी कि कवि यहाँ पे क्या कहना चाहता है, पोइट जो है यहाँ पे विलियम शेक्सपियर क्या कहना चाहता है। वो कहता है भी क्या मैं तुम्हारी तुलना एक समर डे के साथ करूँ, तुम तो उस समर डे से अच्छी हो। क्यों अच्छी हो, क्योंकि तुम तो लवली हो, टेम्परेट हो। यहाँ पे बिलोड है, तुम तो अच्छी हो या अच्छे हो, दोनों शब्द आएंगे अपने, एक विशेष व्यक्ति को नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बहुत से क्रिटिक ने इसके ऊपर अभी तक वाद विवाद ही चल रहा है कि वो बिलोड जो है वो एक गर्ल है या बॉय, तो ये चलता रहता है। फिर हो सकता है वो उसका एक दोस्त भी हो, तो अपने को बिलोड नाम याद रखना है या फेयर यूथ नाम याद रखना है, दो ही नाम याद रखना है अपने, या तो फेयर यूथ नाम याद रखो आप, और या फिर बिलोड नाम याद रखो। फिर वो कहता है भी गर्मी का जो मौसम होता है उसके अंदर जो हवाएं होती है वो क्या कर देती है, जो कलियां होती है उसको झकझोर कर रख देती है। और जो गर्मी का दिन है वो क्या है, गर्मी का जो टाइम है वो भी क्या है, थोड़ा कम होता है। तो वो तुम्हारी तुलना में तो क्या है, कम ही है, कमतर यहाँ कराया उसको, जो समर्स डे हैं उनको। अब हम इसके अंदर इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो देखते हैं। द पोइट बिगेन विद ए रिटोरिकल क्वेश्चन, शुड ही कंपेयर हिज बिलोव्ड टू ए समर डे। अपने बिलोव्ड को क्या करना चाहता है, समर के डे के साथ वो कंपेरिजन करे या न करे, और फिर खुद ही कंक्लूड कर देता है, उसका सार निकाल देता है कि जो बिलोव्ड है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है और बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड है, बजाय कि समर का जो दिन है उसके। क्योंकि समर का दिन क्या है, हार्श है, कठोर है, फ्लीटिंग है। और जो विंड्स है, मई के महीने में जो विंड्स होती है वो क्या कर देती है, डिस्टर्ब कर देती है टेंडर ब्लूसम, जो नवजात जो चीज़ें खिली होती है, कलियाँ खिली होती है, उनको क्या कर देती है, डिस्टर्ब कर देती है। और समर जो है वो जो पासेज क्विकली और जल्दी भी निकल जाती है। तो ये क्या है, यहाँ पर नेचर की नेचुरल ब्यूटी जो है वो टेम्परेरी बता रहा है और इम्परफेक्ट यहाँ पे बताई जा रही है, जबकि जो पोइम की जो कह सकते हैं ब्यूटी है वो क्या है, एक तरीके से वास्तव में परमानेंट मानी जाएगी। अब हम इसके अंदर आगे चलते रहेंगे, ये चीज़ें क्या है हम बाद में करेंगे, जो थीम है, जो फिगर्स ऑफ स्पीच है, क्योंकि अभी हम केवल और केवल हमारा उद्देश्य है इसका वास्तविक अर्थ समझने का। थोड़े समय में मैं लगभग 15 से 20 मिनट के अंदर इस पोइम को पूरी करवा दूंगा। 4 लाइनें हमारी हो चुकी है, आगे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। फिर वो कहता है सम टाइम टू हॉट द आई ऑफ हेवन साइंस। यहाँ पर जो आई ऑफ हेवन है वो यहाँ पर सन यानी सूर्य को कहा गया है, क्योंकि सूर्य जो है कविताओं में आई ऑफ हेवन जो है वो सन यानी सूर्य को कहा जाता है। अब वो कह रहा है कई बार तो जो सूर्य है वो बहुत ही तेज चमकता है, बहुत ही हॉट होता है, गर्म होता है। और कई बार क्या होता है, एंड ऑफन इज हिज गोल्ड कॉम्प्लेक्शन डिम्ड। और कई बार क्या हो जाता है, उसका जो स्वर्णिम चेहरा है, उसकी जो स्वर्णिम रोशनी है वो क्या हो जाती है, डिम्ड का मतलब होता है धुंधली हो जाना, कमज़ोर हो जाना, धीमा धीमा हो जाना। तो जो सूर्य है उसकी जो स्वर्णिम चेहरा कह सकते हैं, या फिर जो उसकी रोशनी है वो क्या हो जाती है, डिम हो जाती है, और कई बार बहुत तेज चमकती है। एंड एवरी फेयर फ्रॉम फेयर सम टाइम डिक्लाइंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, और ये आपको पेपर में देख के पूछेंगे कि किस पोइम से ये लाइन आई है। मेरा ये मानना है 100%। एवरी फेयर फ्रॉम फेयर सम टाइम डिक्लाइंस। हर खूबसूरत चीज़ से, हर सुंदर चीज़ से उसकी सुंदरता छीन ली जाती है, उसकी सुंदरता जो है वो खो जाती है। तो ये लाइन सबसे महत्वपूर्ण है। जबकि जो पोइट होगा, जिसने ये कविता लिखी है, जिसके बारे में ये लिखी है, उसकी खूबसूरती जो है वो हमेशा बनी रहेगी, ये वो एक तरीके से कहना चाहते हैं। बाई चांस और नेचर्स चेंजिंग कोर्स अनट्रिम्ड। और कभी कभी तो ये श्योंगवश हो जाएगा। क्या हो जाएगा श्योंगवश, कि जो खूबसूरत चीज़ है वो अपनी सुंदरता खो देगी। और कभी कभी क्या होगा, जो नेचर जो है उसके बदलते हुए स्वरूप के कारण, नेचर चेंज होती रहती है, और उस चेंज होते स्वरूप के कारण क्या है, जो खूबसूरत जो चीज़ है वो अपनी सुंदरता खो देगी। तो ये भी अपने को याद रखना है। 4 लाइन अपने पढ़ चुके हैं, एक बार इसको मैं दोबारा बता देता हूँ। इन 4 लाइन में क्या कहता है कि जो सूर्य है वो कभी कभी तो बहुत तेज चमकता है, और कभी कभी क्या कर देता है, अपनी जो रोशनी है उसकी धीमी हो जाती है, यानी स्वर्णिम चेहरा उसका जो है धीमा हो जाता है, धुंधला हो जाता है। इसका सीधा असर आता है उसकी रोशनी जो धीमी हो जाती है, यानी कभी कभी तो वो बहुत तेज होता है और कभी कभी धीमा हो जाता है। और कभी कभी ये कह रहे हैं कि जो फेयर यूथ होता है, जो सुंदर चीज़ें होती है,
वो अपनी सुंदरता को खो देती है। कई बार तो वो संयोगवश खो देती है, यानी साधारण तौर पर ही खो देती है, बाई चांस खो देती है। और कई बार जो नेचर का जो चेंजिंग कोर्स है उसके कारण भी ये जो सुंदरता है वो खो दी जाती है। यहाँ पर पोइट जो है वो नेचर को इम्परफेक्शन बता रहा है, उसको परफेक्ट नहीं बता रहा है। और आई ऑफ हेवन की जो तुलना है वो आई ऑफ हेवन जो है वो सन को कहा गया है। आगे हम चलते हैं, यहाँ पर सिंबलिज्म का यूज हुआ है वो भी दिखाया गया है। आई ऑफ हेवन जो है वो सन को कहा गया है। गोल्ड कॉम्प्लेक्शन जो है वो सनलाइट, सूर्य की किरणें मैंने आपको रोशनी बताई, उनको कहा गया है। यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन का यूज हुआ है, द सन जो है वो पर्सोनिफाइड किया गया है, यहाँ पर उसके चेहरे की बात की गई है। अब हम देखते हैं आगे, जो हमारी सिर्फ 6 लाइन बची है और 5 मिनट आपकी लास्ट होगी। बट थाई दाई इटरनल समर सेल नॉट फेड। अब ये सबसे महत्वपूर्ण फिर लाइन आ गई, अच्छी लाइन, दूसरी ये अच्छी लाइन है ये। इसमें कहा गया है कि तुम्हारी जो गर्मी है, शाश्वत ग्रीष्म है, तुम्हारी जो शाश्वत ग्रीष्म है वो कभी नहीं मुरझाएगी। और यहाँ पर शाश्वत ग्रीष्म जो है उसकी ब्यूटी से लिया गया है, जो कि कविता के जरिए प्रदर्शित होगी, क्योंकि वो कवि जो है वो इस कविता में उनको लिख रहा है। नोर लूज पोजेशन ऑफ दैट फेयर दाउ ऑनेस्ट, यानी जो तुमने अवन करते हो, जो तुम गवर्न करते हो, जो तुम्हारी सुंदरता खुद की है वो तुम कभी नहीं खोओगे, ये यहाँ पर बताया गया है। अब क्या है, सूर्य की बात कर ली उन्होंने, समर्स की बात कर ली, गर्मी की बात कर ली, लेकिन अब आई है बात पोइट की। जो पोइट है वो लिख रहा है एक फेयर यूथ के बारे में। उस फेयर यूथ की बात तो अभी स्टार्ट हुई है कि तुम कभी भी अपनी इटरनल समर, यानी कि जो तुम्हारी ब्यूटी है वो तुम कभी नहीं खोगे, ना ही तुम अपनी सुंदरता को खोओगे। नोर सेल डेथ ब्रेक द वंडर्स इन हिज सेड। अब क्या होता है, प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक जो वस्तु इस संसार में वो क्या करती है, मृत्यु के भय से कंपकपाती रहती है। एक तरीके से उन्हें लगता है कि वो तो मृत्यु के साये में ही है। लेकिन तुम जब इस कविता के रूप में लिख दिए जाओगे, तुम्हारी ब्यूटी को इस कविता के रूप में लिख दिया जाएगा, तो तुम जो मृत्यु के भय से क्या है आज़ाद हो जाओगे एक तरीके से, और तुम्हें उसका भय नहीं रहेगा। वहन इन इटरनल लाइन्स टू टाइम दाउ ग्रोनेस्ट, और तुम इन अमर पंक्तियों में समय के साथ बढ़ते रहोगे। यानी जो मैं कविता लिख दी और जिस कविता में मैंने तुमको शामिल कर लिया, वो कविता तो युगों युगों तक पढ़ी जाएगी और उस कविता के जरिए तुम क्या है अमर हो जाओगे। यहाँ पर पोइट ने क्या किया है, डिक्लेयर कर दिया है कि बिलव्ड जो है वो इटरनल समर है। उसकी जो इटरनल समर का मतलब उसकी ब्यूटी, उसका यूथनेस जो है इस कविता के जरिए बना रहेगा, वो कभी भी फेड नहीं होगा। और उसकी जो अनलाइक नेचुरल ब्यूटी, यानी जो प्राकृतिक ब्यूटी है ना, उसकी तरह नहीं होगा सिस्टम कि हाँ भाई जो सूर्य है वो अपनी रोशनी खो देगा, गर्मी है वो चली जाएगी, इस तरीके की बातें नहीं होगी। तुम तो क्या है अमर हो जाओगे। यहाँ पर देखिए शेक्सपियर की जो पोइम होती है वहाँ पर लगभग लाइन 13 में आपको वोल्टा मिलता है, लेकिन यहाँ पर लाइन 9 में वोल्टा स्टार्ट हो गया है। ये मैंने विभिन्न साइटों पर देखा है, तो आप इसे भी एक बार चेक करेंगे भी 9 नंबर लाइन जो है उसमें वोल्टा आ गया। अब ये जो 4 लाइनें हैं ये इस चीज़ को बता देती है, इमोरालिटी थ्रू वर्स, यानी अमरता को बता दिया, अमर कर दिया इस चीज़ को, किसको, उस फेयर यूथ को, उस बिलव्ड को अमर कर रहे हैं इन पंक्तियों के जरिए। डेथ को भी पर्सोनिफाई कर दिया, यहाँ पे जो मृत्यु है वो उसके साए में आप घूमते रहोगे, मृत्यु जो है सभी को डराती है, इस तरीके का जो सेंस है वो हमें यहाँ पर पर्सोनिफाइड कर रहा है डेथ को। अब लास्ट दो लाइनें हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप देखते जाएं, 1 से 1.5 मिनट का समय और लगेगा। उसके बाद जो इसकी टेक्निकल चीज़ें हैं, जो इसकी स्ट्रक्चर से संबंधी चीज़ें हैं, वो हम दूसरी वीडियो में करेंगे, जो कि बहुत ही कम होगा, 15 से 20 मिनट की वीडियो में ही हम इस पोएम को कर लेंगे। सो लॉन्ग एज मैन कैन ब्रीथ और आइज कैन सी, so long as man can breathe or eyes can see, so long lives this and this gives a life to थी। ये 2 लाइनें भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है। कैसे, सो लॉन्ग एज मैन कैन ब्रीथ, जब तक लोग सांसें लेते रहेंगे, और आइज कैन सी, और जब तक लोगों की आंखें देख सकती है, सो लॉन्ग लिव्स दिस, तब तक यह जीवित रहेगी, यह जो कविता मैंने लिख दी वो जीवित रहेगी, और दिस गिव्स लाइफ टू थी, और यह तुम्हें क्या कर देगी, जीवन देती रहेगी, तुम्हें अमर बना देगी। इस पोएम के जरिए सब कुछ, इस पोएम के जरिए तुम्हें क्या है अमर बना दिया जाएगा, तो ये आपको याद रखना है। हमने 14 की 14 जो इसकी लाइन है सोनेट की, वो हमने
पूरी कर ली है। 14 लाइन्स की ये जो सोनेट थी वो हमने पूरी कर ली। शेक्सपियर सोनेट थी, इसके अंदर 3 क्वार्टर्स होते हैं जो कि 4-4 लाइन्स के होते हैं, और एक लास्ट में अपने कपलेट होता है जो 2 लाइन का होता है। तो आगे की जो चीज़ें हैं वो हम अगले वीडियो में करेंगे। मेरा ये मानना है कि आपको ये पोएम समझ में आई होगी। इसके अंदर सिर्फ यही कहना चाहता है कि जो और अन्य चीज़ें हैं वो नश्वर है, और तुम जो हो वो इस कविता के जरिए अमर बना दिए जाओगे, और यही इस की मुख्य रूप से थीम है। थैंक यू, धन्यवाद। आगे वाले वीडियो में मिलते हैं। और अगर आपको ये नोट्स अच्छे लग रहे हैं, इस तरीके की पूरी बुक पढ़नी है, तो आप द टेस्ट हब के जरिए इस बुक को एडवांस में बुकिंग कर सकते हैं। 5 से 7 दिन में आपके पास ये पहुंच जाएगी द टेस्ट हब ऐप के ऊपर, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दे दूंगा और वहाँ पर भी आप बुक कर सकते हैं। यहाँ पर मैं नंबर लिख देता हूँ 9828892097। तो आप इन नंबर पर भी अपनी बुक को बुक कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।